स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में जमीन से जुड़े हुए मामलों में गड़बड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों पर सरकार सख्त हो गई है। जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक सीईओ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को गंभीरता से लेते हुए उन्हें पद से हटाने का आदेश दे दिया है। इस कार्रवाई से साफ संकेत गया है कि जमीन मामले में लापरवाही और घूसखोरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। जब बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी पर काम के बदले पैसे मांगने और राजस्व मामले को जानबूझ करके लटकाने की शिकायतें मिल रही थी। जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर यह बड़ा कदम उठाया गया है। यह सरकार का कहना है कि आम लोगों को जमीन संबंधित कामों में परेशानी ना हो, इसके लिए सिस्टम को साफ करना जरूरी है। जब कुल मिलाकर के यह फैसला राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ताकि आम जनता को पारदर्शी और फिर तेज सेवा मिल सके। दोस्तों सरकार ने आधार कार्ड का नया फॉर्मूला वर्जन ऐप लॉन्च कर दिया है, जिससे आम लोगों के लिए कई जरूरी काम अब मोबाइल से ही आसान हो जाएंगे। इस ऐप के जरिए आधार से जुड़ी सेवाएं डिजिटल तरीके से मिलेंगी और फिर लोगों को बार बार सेंटर जाने की जरूरत कम पड़ेगी। पहचान से जुड़े हुए काम अब ज्यादा सुरक्षित और फिर तेज माने जा रहे हैं। नए ऐप में यूजर्स आधार कार्ड डाउनलोड, अपडेट, स्टेटस चेक, QR कोड शेयर और फिर पहचान सत्यापन जैसे काम कर सकेंगे। डिजिटल वेरिफिकेशन की सुरक्षा से कागज दिखाने की जरूरत भी कम होगी। खास बात यह है कि डेटा सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है ताकि आधार जानकारी सुरक्षित रहे। कुल मिलाकर के ये ऐप आधार सेवाओं को आसान, तेज और पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और फिर दूसरे सेवाओं में पहचान साबित करना पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। दोस्तों बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का सहारा लिया जा रहा है। जब बिजली विभाग ने ऐसी स्मार्ट तकनीक लागू करनी शुरू कर दी है जो संदिग्ध खपत पैटर्नों को पहचान कर खुद संकेत देगी कि कहां बिजली चोरी हो सकती है। इस कदम को राजस्व बढ़ाने और लाइन लॉस कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 15 लाख उपभोक्ताओं की खपत पर डिजिटल निगरानी शुरू कर दी गई है। ये AI सिस्टम मीटर डेटा का विश्लेषण करके अचानक बड़ी फिर असामान्य रूप से घटी खपत, मीटर बाईपास या फिर छेड़छाड़ जैसे मामलों को पकड़ने में मदद करेगा। इससे बिजली कंपनी को फील्ड जांच के लिए सटीक लोकेशन मिल सकेगी और फिर कार्रवाई तेज हो जाएगी। कुल मिलाकर के इस तकनीक से ईमानदार उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने और फिर चोरी पर लगाम लगाने की उम्मीद है। विभाग का कहना है, मानना है कि AI आधारित निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी, नुकसान घटेगा और फिर बिजली व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों बारामती विमान हादसे को लेकर के सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि देश में पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन हर बार उनसे सबक लेने की जरूरत होती है। उन्होंने कुछ चर्चित हादसों और फिर नामों का जिक्र करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि चाहे सेना से जुड़े हुए मामले हो या फिर राजनीतिक हस्तियों से जुड़े हुए हादसे, हर घटना के बाद जाँच होती है लेकिन सिस्टम में ठोस सुधार नजर नहीं आता है। उनका कहना है कि विमानन सुरक्षा को लेकर के सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत व्यवस्था जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। कुल मिलाकर के उन्होंने हादसे में प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई है और सरकार से मांग की है कि जांच पूरी पारदर्शिता से हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि देश में हवाई सुरक्षा मानकों को और सख्त बनाने की जरूरत है ताकि यात्रियों की जान सुरक्षित रह सके। दोस्तों PM आवास योजना में फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया सख्त कर दी है। अब योजना का लाभ लेने से पहले आवेदकों के दस्तावेज, आय की स्थिति और रहने की वास्तविक हालात की गहन जांच की जाएगी। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर अपात्र लोगों ने गलत दस्तावेज देकर की योजना का फायदा ले लिया है। इसी को देखते हुए अब फील्ड जाँच, डिजिटल रिकॉर्ड मिलान और स्थानीय स्तर पर सत्यापन को
को अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कुल मिलाकर के सरकार का ये कदम योजना को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, जहाँ सख्त जांच के बाद सही लाभार्थियों को पक्का घर मिलेगा, जबकि फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। जी हाँ, इससे गरीब और फिर बेघर परिवारों को वास्तविक फायदा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों अब करेंगे सेहत की बात। यहाँ सेहत के बारे में बात करेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर से पहले शरीर कुछ ऐसा संकेत देते हैं जिसको भांप करके आप तुरंत इसका इलाज कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि डॉक्टरों के अनुसार कैंसर अचानक नहीं होता है, इससे पहले शरीर कई तरीके के संकेत देने लगता है। अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी बढ़ जाती है। समय रहते इन संकेतों को पहचान लेना और जान बचाने में बेहद मददगार हो सकता है। जब विशेषज्ञ बताते हैं कि बिना वजह तेजी से वजन घटना, लंबे समय तक थकान रहना, शरीर में गांठ महसूस होना, लगातार खांसी या फिर आवाज बैठना, घाव का देर से भरना और मलमूत्र की आदतों में बदलाव जैसे लक्षण गंभीर हो सकते हैं। इसके अलावा बार बार बुखार आना या फिर खून आना भी खतरे का संकेत माना जाता है। वहीं पर डॉक्टरों की सलाह है कि अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो फिर तुरंत जांच करानी चाहिए। जब शुरुआती स्टेज में कैंसर का पता चल जाए तो फिर इलाज आसान और सफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें और समय पर डॉक्टरों से सलाह लें। दोस्तों होली और ईद के मौके पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। जहां त्योहारों को देखते हुए दिल्ली और फिर हरियाणा रूट पर चलने वाली एसी बसों के किराए में 25% तक की छूट दी जाएगी। इससे हजारों यात्रियों को घर आने में काफी सहूलियत मिलेगी। जब परिवहन विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ और फिर महंगे सफर को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। खास करके नौकरी पेशा लोग, छात्र और फिर परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोगों को अब छूट से सीधा फायदा मिलेगा। ये छूट सीमित समय के लिए लागू रहेगी और फिर निर्धारित बस सेवाओं पर ही मिलेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि समय से टिकट बुक कर लें ताकि त्योहारों पर भीड़ के बीच परेशानी ना हो और फिर सस्ता सफर साथ मिल सके और सस्ता सफर का लाभ मिल सके। दोस्तों बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर के बड़ी पहल की गई है। बिहार में 25 कंपनियों को जमीन आवंटित कर दी गई है, जिससे इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है। जी हाँ, इस कदम से राज्य में निवेश और फिर उद्योग दोनों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनियां मिलकर के करीब 168 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उद्योग लगाने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं को अपने ही राज्य में नौकरी मिलने का रास्ता मजबूत होगा। सरकार का कहना है कि इस पहल से बिहार में उद्योगों का माहौल बेहतर होगा और बाहर प्लान करने वाले युवाओं को बड़ा सहारा मिलेगा। आने वाले समय में और कंपनियों को भी जोड़ने की योजना है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। दोस्तों बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गयाजी में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मकसद जमीन से जुड़े हुए मामलों को आसान बनाना और फिर आम लोगों की समस्याएं सुन करके उनका समाधान करना है। बड़ी संख्या में अधिकारी और फिर स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि जमीन विवाद और फिर दाखिल खारिज जैसे मामलों को जल्द निपटाने पर सरकार का खास फोकस है। लोगों को राजस्व विभाग की योजनाओं और फिर नए नियमों की जानकारी भी दी गई है, ताकि आम नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े। सरकार का कहना है कि ऐसे संवाद कार्यक्रमों से प्रशासन और फिर जनता के बीच सीधा संपर्क बढ़ेगा, इससे पारदर्शिता आएगी और फिर जमीन से जुड़े हुए मामलों में गड़बड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। दोस्तों बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार एसडीआरएफ में 2026 की भर्ती के तहत 10वीं पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। ये भर्ती उन युवाओं के लिए खास अवसर है जो पुलिस या फिर सुरक्षा बलों में सेवा करना चाहते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा और फिर मेडिकल टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों को दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद जैसी शारीरिक परीक्षाओं से गुजरना होगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। एसडीआरएफ में चयन होने वाले जवान आपदा राहत और फिर बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय पर आवेदन करें और फिर शारीरिक तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, ताकि सरकारी नौकरी पाने का ये मौका हाथ से ना निकल पाए।
दोस्तों बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ राज्य में 10 अन्य लोगों को भी पहली बार सरकारी सुरक्षा दी गई है। ये फैसला सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों को संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा कवर किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश के आधार पर यह कदम उठाया गया है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना होने से बचाव हो सके। जब कुल मिलाकर के ये फैसला बिहार की बदलती सियासी और फिर सुरक्षा परिस्थितियों से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब इन सभी लोगों की सुरक्षा राज्य पुलिस की विशेष टीमों की निगरानी में रहेगी। दोस्तों बिहार के डिप्टी सीएम ने एक कार्यक्रम के दौरान साफ कहा है कि उनका मकसद किसी तरीके के भौकाल बनाना नहीं है बल्कि सिस्टम को ठीक करना है। जो उन्होंने खुद को डॉक्टर बताते हुए कहा है कि जैसे डॉक्टर बीमारी पहचान करके इलाज करता है वैसे ही वे व्यवस्था की कमियों को दूर करना चाहते हैं। जब उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो लोग सरकारी निगलने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी नियम तोड़ने या फिर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की छूट नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर सरकार जमीन से जुड़े हुए मामलों में सख्ती के मूड में दिख रही है। जहां अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और गड़बड़ी करने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई तय है। दोस्तों सोने की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। बीते 6 दिनों में छठी बार गोल्ड यानी कि सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अब दाम 1,60,000 रुपए के पार पहुंच गए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती और फिर निवेशकों की बढ़ती मांग इसका बड़ा कारण मानी जा रही है। जहां विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर में उतार चढ़ाव और फिर सुरक्षा निवेश की ओर झुकाव से सोने की चमक बढ़ी है। शादी ब्याह के सीजन में भी मांग बढ़ने से कीमतों को सहारा मिल रहा है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर बाजार पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि कीमतों में तेजी का रुख अभी जारी दिख रहा है और आगे भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। दोस्तों अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि पटना से बिहटा जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। 1963 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर अब इस रूट पर ट्रैफिक जाम की पुरानी समस्या को खत्म करेगा। इस प्रोजेक्ट से सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुगम हो जाएगा। जहां अभी इस मार्ग पर रोज भारी जाम लगता है जिससे ऑफिस जाने वाले छात्र और फिर आम यात्रियों को काफी परेशानी होती है। एलिवेटेड सड़क बनने के बाद गाड़ियों को ऊपर से सीधा रास्ता मिलेगा और नीचे लोकल ट्रैफिक अलग चलेगा। जहां सरकार का कहना है कि ये कॉरिडोर पटना के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इससे समय की बचत होगी, ईंधन खर्च कम होगा और फिर बिहटा क्षेत्र में तेजी से विकास का रास्ता भी खुलेगा। दोस्तों बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री में गड़बड़ी करना आसान नहीं होगा। जब सरकार ने एआई तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिससे टैक्स चोरी के बड़े मामले सामने आने लगे हैं। जहां हाल ही में जांच के दौरान जमीन रजिस्ट्री से जुड़े हुए करीब 31 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है। जहां बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने कम मूल्य दिखा करके जमीन की रजिस्ट्री कराई है जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा था। एआई सिस्टम ने दस्तावेज, बाजार दर और फिर रजिस्ट्री डेटा का मिलान करके इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। जी हाँ, इस कार्रवाई के बाद विभाग में हरकत मच गया है। जब कई संदिग्ध मामलों की दोबारा जांच हो रही है और भ्रष्ट कर्मियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। जब सरकार का कहना है कि अब तकनीक के जरिए टैक्स चोरी पर सरकार सख्त नजर रखी जाएगी। दोस्तों बिहार के विराट रामायण मंदिर स्थल के पास स्थित सहस्त्रलिंगम क्षेत्र अब सैकड़ों परिवारों के लिए रोजगार का बड़ा साधन बन गया है। यहाँ पर चल रहे धार्मिक और फिर पर्यटन विकास कार्यों से करीब 500 परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। जब मंदिर परिसर के आसपास दुकानें, प्रसाद, पूजा सामग्री, खान पान और फिर छोटे व्यवसाय तेजी से बढ़े हैं। जहाँ स्थानीय लोगों को निर्माण कार्य, सेवा कार्य और फिर पर्यटन से जुड़ी हुई गतिविधियों में काम मिल रहा है। दोस्तों बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई पदों पर भर्ती निकली है जिसमें ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती उन युवाओं के लिए शानदार मौका है जो पुलिस विभाग में कैरियर बनाना चाहते हैं। जब वहीं पर आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और फिर तय तिथि के अंदर फॉर्म भरना जरूरी है। जैसे चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और फिर अन्य चरणों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अभी से तैयारी तेज कर देनी चाहिए। जैसे सरकारी नौकरी के साथ अच्छा वेतन, सुरक्षा और फिर सम्मान मिलता है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें और फिर इस मौके को हाथ से न जाने दें।
दोस्तों बिहार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उस वक्त माहौल भावुक हो गया जब एक किसान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सामने अपनी फरियाद लेकर के पहुंचा और रो पड़ा। किसान ने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन से जुड़े हुए काम को पूरे करने के लिए अंचल अधिकारी यानी कि सीओ ने उससे 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। उसने कहा कि वह कई दिनों से दफ्तर के चक्कर काट रहा है लेकिन बिना पैसे दिए उसका काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। किसान की बात सुनकर के कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। किसान ने बताया है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है और इतनी बड़ी रकम देना उसके लिए संभव नहीं है। जी हाँ, उसने कहा कि सरकारी दफ्तर में मदद की जगह उससे पैसे मांगे जा रहे हैं जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो चुका है। जी हाँ, मंच से अपनी परेशानी बताते हुए उसने न्याय की गुहार लगाई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच और फिर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी अधिकारी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है जिससे वहां पर मौजूद लोगों में उम्मीद जगी है कि शिकायत पर अब ठोस कदम उठाया जाएगा। दोस्तों बिहार के एक जिले में अब बिना नक्शा पास करके बनाए गए भवनों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि 2 फरवरी से विशेष शिविर लगाया जाएगा जहां पर ऐसे भवन मालिकों को आवेदन, अपने दस्तावेज और फिर नक्शे से जुड़ी हुई जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। ये कदम अवैध निर्माण पर रोक लगाने और फिर शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने बिना अनुमति या फिर नियमों के खिलाफ निर्माण कराया है उन्हें नोटिस दिया जाएगा या शिविर के दौरान भवन मालिकों को मौका दिया जाएगा कि वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें और फिर आवश्यक कागजात जमा करें। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माना, सीलिंग या फिर तोड़फोड़ जैसी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान से अवैध निर्माण पर लगाम लगेगी और फिर शहर की योजना से के अनुसार विकास हो सकेगा। जब लोगों से अपील की गई है कि वे समय पर शिविर में पहुंच करके अपनी जानकारी दें या ताकि बाद में किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 51 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस आदेश में कई अनुमंडलों के एसडीओ भी बदले गए हैं। यह सरकार का कहना है कि ये कदम प्रशासनिक कार्यों को तेज और फिर प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। तबादले के बाद कुछ अधिकारियों को नए जिलों और फिर अनुमंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे स्थानीय प्रशासन में नई कार्यशैली और फिर बेहतर निगरानी की उम्मीद जताई जा रही है। संबंधित विभाग ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों यूजीसी के नए नियम पर बीजेपी की मंत्री ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दरअसल बात यह है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन और बहस जारी है। इसी बीच बिहार समेत केंद्र की सरकार के सहयोगी बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री ने बिल पर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य किसी एक समुदाय को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर और फिर निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। जब मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून किसी भी तरह के भेदभाव या फिर दुरुपयोग की अनुमति नहीं देगा और फिर इसका मूल मकसद सभी वर्गों के छात्रों के लिए समावेशी माहौल तैयार करना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर वे न्यायालय में अपील कर सकते हैं और फिर ये प्रक्रिया संविधान तथा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर के कई छात्र और फिर संगठन यूजीसी के नियमों पर सवाल उठा रहे हैं और फिर कुछ वर्गों ने विरोध भी तेज कर दिया है। जब सरकार की तरफ से ये रुख इस विवाद को शांत करने और फिर सभी पक्षों को नियम के वास्तविक उद्देश्यों से अवगत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों बिहार सरकार ने संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में अहम सूचना जारी की है। अगर आपने अभी तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो फिर ये आपके लिए चेतावनी है। 31 मार्च के बाद टैक्स पर मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक पटना नगर निगम सहित कई स्थानीय निकायों ने तय किया है कि इस तारीख के बाद टैक्स का कोई भी रियायती स्लैब नहीं किया जाएगा, यानी कि समय पर भुगतान न करने पर लेट फीस, ब्याज और फिर अतिरिक्त दंड भी जोड़ा जा सकता है। जब सरकार का कहना है कि समय पर टैक्स जमा करने से शहरों की सड़कों, सफाई, पानी और फिर अन्य मूलभूत सुविधाओं के रख रखाव में मदद मिलती है। इसलिए संपत्ति मालिकों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स चुका दें ताकि अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सके।
दोस्तों बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक डॉक्टर के अभद्र व्यवहार का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। वायरल वीडियो में डॉक्टर एक व्यक्ति से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं और गुस्से में कहते सुनाई दे रहे हैं कि चुप रहो वरना जूता खोल करके मारेंगे। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। यह बताया जा रहा है कि अस्पताल में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने आपा खो दिया। जब मरीजों और फिर परिजनों के सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फिर लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इस घटना ने डॉक्टरों के व्यवहार और फिर अस्पताल में मरीजों के साथ होने वाले व्यवहार पर बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर प्रशासन पर है कि ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की जाती है और मरीजों के सम्मान की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर से मिड डे मील योजना की पोल खोलने वाली चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रसोइयों ने खुलासा किया है कि स्कूल में 200 बच्चों के नाम पर खाना बनता है, लेकिन दाल सिर्फ करीब 750 ग्राम ही दी जाती है। यानी कि बच्चों के पोषण के नाम पर बड़ा खेल किया जा रहा है। जी हाँ, 200 बच्चों के लिए 750 ग्राम दाल मात्र। जी हाँ, रसोइयों का आरोप है कि ये सब स्कूल के जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत से हो रहा है। उन्होंने मास्टर साहब पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। जहाँ कहा जा रहा है कि कागजों पर ज्यादा राशन दिखाया जाता है, लेकिन असल में बच्चों की थाली तक पूरा खाना नहीं पहुंच रहा है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। या कुल मिलाकर के ये मामला मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार की बड़ी तस्वीर दिखाती है। अब सवाल उठ रहा है कि बच्चों के हक का राशन कौन खा रहा है और फिर प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा। स्थानीय लोगों ने जांच और फिर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों बिहार सरकार बिहार के 22 कृषि बाजारों को आधुनिक बनाने जा रही है। जब कृषि रोड मैप के तहत इन बाजारों का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। बाजारों में नई व्यवस्था, साफ सफाई, स्टोरेज और फिर जरूरी संसाधनों का विकास किया जाएगा। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को अब बिचौलियों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। यह सरकार की कोशिश है कि किसान सीधे बाजार में अपनी फसल बेच सकें और फिर उन्हें सही दाम मिल सके। इससे खेती को लाभदायक बनाने और फिर किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के ये कदम कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। बेहतर बाजार व्यवस्था से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। जब मौसम विभाग ने बिहार के कई इलाकों में बारिश और फिर वज्रपात की चेतावनी जारी की है। जब ठंडी हवाओं के साथ बदलते मौसम ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दी है। जी वहीं पर रिपोर्ट के मुताबिक 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज बारिश, बादल गरजने और फिर बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने, खुले मैदानों से दूर रहने और फिर मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। मौसम में इस बदलाव से ठंड का असर और बढ़ सकता है। जब किसानों, यात्रियों और फिर खुले में काम करने वाले लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है। खराब मौसम का असर जनजीवन और फिर आवागमन पर भी पड़ सकता है। दोस्तों बिहार के गोपालगंज जिले में प्रशासन ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के तहत की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 11,000 लीटर से अधिक शराब को बुलडोजर से चला करके नष्ट कर दिया गया। जब्त शराब की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस और फिर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। जब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराब तस्करी और फिर कारोबार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शराब माफियाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। दोस्तों बिहार में नवजात शिशुओं की सेहत को लेकर के बड़ा कदम उठाया गया है। जब बिहार की 115 FRU यानी कि फर्स्ट रेफरल यूनिट अस्पतालों में अब NBSU यानी कि न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट खोली जाएगी। इसका मकसद जन्म के तुरंत बाद बच्चों को बेहतर और फिर समय पर इलाज देना है। अब तक कई जगहों पर गंभीर हालात में पैदा हुए नवजातों को बड़े अस्पताल ले जाना पड़ता था, जिससे देरी हो जाती थी। लेकिन NBSU शुरू होने के बाद जिला और फिर अनुमंडल स्तर पर ही बच्चों को ऑक्सीजन, वार्मर और फिर जरूरी इलाज की सुविधाएं मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से नवजात मृत्यु दर में कमी आएगी और फिर गांव देहात के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। ये पहल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
दोस्तों 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और फिर राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जमकर के सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता खुशहाल किसान है और फिर इसी सोच के साथ पीएम किसान योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने बताया है कि अब तक इस योजना के तहत किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जा चुकी है। आपको बता दें कि नवंबर में योजना की 21वीं किस्त जारी हुई थी और फिर अब देश भर के किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अगली किस्त जल्द किसानों के खाते में पहुंच सकती है। यह पीएम किसान योजना आज देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है। दोस्तों बिहार के बांका जिला के शंभूगंज थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिस घर से शादी की डोली उठनी थी उसी घर से दुल्हन प्रेमी संग फरार हो गई है। जब लड़की की शादी मुंगेर जिले के अमित कुमार से तय थी और बारात तारापुर के उल्टा महादेव मंदिर पहुंच चुकी थी, जहां दुल्हा सेहरा बांध करके शादी का इंतजार करता रहा, लेकिन तभी खबर मिली कि दुल्हन घर से गायब है। जब बाद में पता चला है कि दुल्हन छतहार गांव के विकास कुमार के साथ भाग गई है। मंदिर परिसर में अफरा तफड़ी मच गई और दुल्हा पक्ष खुद को ठगा महसूस करने लगा। परिजनों ने विकास पर बहला फुसला करके भगाने का आरोप लगाया है। जब पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए इलाके में चर्चा है कि दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध था। दोस्तों बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के बड़ा बदलाव सामने आया है। अब ग्राम कचहरी के पंच और फिर सरपंच भी एमएलसी चुनाव में वोट डाल सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस पर चल रहे लंबे समय की उलझन को खत्म करते हुए साफ कर दिया है कि पंच और फिर सरपंच संवैधानिक रूप से एमएलसी चुनाव के वैध मतदाता है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पत्र जारी करके बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत ग्राम पंचायतों स्थानीय निकाय मानी जाती है। इसी आधार पर पंचायत प्रतिनिधियों को एमएलसी चुनाव में मतदान का अधिकार मिलता है। जब पंच सरपंच संघ के नेताओं ने कहा है कि इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तक उनका नाम एमएलसी वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है। जहां अब बिहार सरकार और फिर चुनाव आयोग से मांग की जा रही है कि सभी पंच और फिर सरपंचों को तुरंत मतदाता सूची में शामिल किया जाए। वहीं पर अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले एमएलसी चुनाव में हजारों नए वोट जुड़ेंगे, जिससे चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं। दोस्तों आर जिले में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर सीधा तंज कसा है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो लगातार चुनाव हारता है उसी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने जो लिखा है वह बिल्कुल सही है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की ताजपोशी को कुछ खास लोगों की साजिश बताया था और पार्टी पर बाहरी सलाहकारों के कब्जे का आरोप लगाया था। तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया है कि अब राजद उनकी पार्टी नहीं रही, लेकिन ये तो सबको दिख रहा है कि जिनके नेतृत्व में हार होती है वही आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को 25 जनवरी को लालू यादव की मौजूदगी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जिसे राजद में नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। लेकिन अब परिवार के अंदर से ही उठ रहे सवालों ने पार्टी की राजनीति को और गरमा दिया है।